द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। गौर करिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस, इट वाज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। अलग बात है कि इस कॉलोनिज्म के सपोर्ट में महात्मा गांधी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भारतीय लोगों को ही भेज दिया था अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई करते हुए। और यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल मूवमेंट वाज अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। मेरे ख्याल से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इट वाज इन सपोर्ट ऑफ कॉलोनिज्म। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन सपोर्ट ऑफ कॉलोनिज्म था। इंडिया में अलग बात है कि कुछ कुछ ऐसे नेता थे जो इसके अगेंस्ट काम कर रहे थे, मगर बापू का यदि बात किया जाए, जिनका हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो बापू इन सपोर्ट ऑफ कॉलोनिज्म काम कर रहे थे, अगेंस्ट में नहीं कर रहे। इट इन्फ्लुएंस्ड द liberation movements of many Asian and African countries. Prior to India's independence, there were contacts between the nationalist leaders of India and those of the other colonies, united as they were in their common struggle against colonialism and imperialism. फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जर्मनी के साथ रिलेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जापान के साथ रिलेशन। और जितने भी बोला जाता है ना कि मेरा तकलीफ और किसी और का तकलीफ जब सेम होता है तो दोनों तकलीफ वाले बराबर हो जाते हैं। उसी तरीके से एक डेड बैटरी को जब दूसरा डेड बैटरी मिल जाता है तो दोनों डेड बैटरी मिल करके तीन बैटरी मिल जाते हैं। एक कार्टून को दूसरा कार्टून मिल जाता है तो दोनों कार्टून मिल करके कार्टून स्क्वायर हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पे सीन बताया गया है। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना ही डेड बैटरी में आते हैं ना ही कार्टून की कैटेगरी में, अपने आप को उससे रिलेट करने का चेष्टा ना करे सभी सुनने वाले। द क्रिएशन ऑफ the Indian National Army by Netaji Subhash Chandra Bose during the Second World War was the clearest manifestation of the linkages established between India and overseas Indians during the freedom struggle. The foreign policy of a nation reflects the interplay of domestic and external factors. Therefore, the novel ideals, इस लाइन को मार्क करिएगा, the foreign policy of a nation reflects the interplay of डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। क्योंकि आपके देश में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आपका फॉरेन लिंक डिसाइड करता है। आपका फॉरेन लिंक कितना अच्छा है वो डिसाइड करता है। इसका कुछ उदाहरण अभी हम लोग पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। पाकिस्तान अभी भिखारी वाला कंडीशन में, पाकिस्तान का सरकार के पास कुछ पैसा नहीं है खाने वाने के लिए देश का जनता को देने के। ऐसे में पाकिस्तान का फॉरेन रिलेशंस यदि कहीं पे कुछ भी सही नहीं होता तो कोई कंट्री क्या उसका मदद करने आता, और यदि मदद करने नहीं आता तो पाकिस्तान बहुत जल्दी दिवालिया घोषित हुआ। जिस दिन से पाकिस्तान में प्याज 19,000 रुपया किलो बिकना शुरू हुआ, उस दिन से ही पाकिस्तान का क्या बोलते हैं उनको, प्रधानमंत्री को, वजीर आलम, पाकिस्तान के वजीर आलम इस ट्राई में जुट गए कि कोई भी कंट्री, बाहर देश का कोई कंट्री उनको कुछ भीख दे, और हर उन कंट्री के साथ अच्छा रिश्ता बनाने का चेष्टा करते रहे जिनके पीठ पीछे कभी वो छुरी मारते फिरा करते थे। नतीजा ये हुआ कि आईएमएफ की तरफ से उनको भीख मिला। अब उनको भीख मिला तो देश के जनता के लिए एटलीस्ट 2 महीना के लिए राशन पानी का इंतजाम हो गया। कम से कम 2 महीना तक देश का आवाम वजीर आलम के खिलाफ बात नहीं कर रहे। तो वजीर आलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एक्सटर्नल अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है तो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीना यदि जनता को खाना नहीं मिले तो क्या जनता बचेगा? ऑब्वियस सा बात है कि जनता नहीं बचेगा। जनता इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार है। जनता को पता है इस बात का कि भैया मेरा देश का किसी के संग चक्कर है, अच्छा रिश्ता है, इसीलिए हमको पैसा मिलता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, therefore the novel idea that inspired India's struggle for the freedom influenced the making of its foreign policy। अब इस कॉन्टेक्स्ट में यदि बात किया जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडिया फॉरेन पॉलिसी का शुरुआत किसके थ्रू हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। क्योंकि 1939 के बाद जब वो जापान गए, जब वो जर्मनी गए,
तो उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की। आजाद हिंदुस्तान में उसी मॉडल को फॉलो करना शुरू किया गया और हम लोग बाहर के देशों के संग रिश्ता अच्छा बनाना शुरू किए। ध्यान रखिएगा, हम लोग आजादी के बाद जो बाहर के देशों के संग रिश्ता अच्छा बरकरार करना शुरू किए, वो लास्ट हम लोग ब्रिटिशर्स के आने के पहले किए थे। मतलब जब अकबर था तो अकबर के समय में ये बाहर के कंट्री के संग रिश्ता अच्छा हुआ करता। उसके बाद जहांगीर के समय से बाहर कंट्री के संग हमारा रिश्ता पूरा कोलैप्स होते चला गया। आप लोग इतिहास में नहीं पाइएगा कि इंडिया का कोई एक्सटर्नल रिलेशन ब्रिटिश रूल के दौरान किसी और कंट्री के साथ था, क्योंकि हम लोग आजाद ही नहीं थे। जब आजादी नहीं रहेंगे, जब सॉवरेनिटी ही नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या एक्सटर्नल कनेक्शन या एक्सटर्नल लिंक मेंटेन कर पाएंगे। तो वो 1556 इनफैक्ट 1605 के बाद हम लोग एक्सटर्नल रिलेशन का स्वाद कब चखे? 1947 के बाद। 1605 इसलिए बोले क्योंकि अकबर उस साल मारा था, जहांगीर उस साल आया था। 1947 इसलिए बोले क्योंकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। बट इंडिया's attainment of independence coincided with the beginning of the Cold War era, और उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स को अच्छा मेंटेन करके चल पाना उतना आसान नहीं होता। इस पूरे गंभीरता को समझिए। यदि कोल्ड वॉर का सिनेरियो नहीं हो रहा होता तो इंडिया अमेरिका और रशिया दोनों से ही बहुत अच्छा रिश्ता बना करके आगे चल सकता, दोनों से ही बहुत अच्छा रिश्ता बना करके चल सकता। मगर क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत भयानक टसल था, दोनों के बीच में बहुत भयानक रिफ्ट था, बोल करके इंडिया ओपनली ना अमेरिका का साइड ले सका ना रशिया, और इंडिया को वेट करना पड़ा जब तक कोल्ड वॉर खत्म नहीं हो गया। तब तक रिश्ता कोई बहुत अच्छा बोल करके किसी के साथ भी नहीं था। इनफैक्ट था, रशिया के साथ था, मगर इंडिया ओपनली रशिया के संग अपना रिश्ता का इजहार नहीं कर पा रहा था क्योंकि अमेरिका का खतरा था। ये सिचुएशन कुछ इसी तरीके से है जिस तरह एक शादीशुदा मर्द बीवी और माँ के बीच में फंस जाता है। किसी का भी सपोर्ट लेंगे तो दूसरा की तरफ से आपके ऊपर बिजली गिरता है। As you read in the first chapter of the book, Contemporary World Politics, this period was marked by the political, economic, and military confrontation at the global level between the two blocs led by the superpowers, the US and the USSR. The same period also witnessed developments like establishment of UN, creation of nuclear weapon, emergence of communist China, and the beginning of decolonization. एक एक बात को ध्यान दीजिएगा। The same period also witnessed डेवलपमेंट्स लाइक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, ये वही समय था जब यूनाइटेड नेशन बना, न्यूक्लियर वेपन्स पूरा पावर में आया, कम्युनिस्ट चाइना का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद कम्युनिस्ट चाइना क्यों बोला गया? क्योंकि उससे पहले चाइना अलग था। अलग था मतलब वहां पे अलग मॉडल चला। और उसके बाद बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, मतलब जितने भी कॉलोनियल कंट्री थे वो लोग एक एक करके आजाद होते चले गए। सो इंडियाज लीडरशिप had to pursue its national interest within the prevailing international context। तो इंडिया के लिए सिचुएशन क्या था? यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है। ये लास्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ है द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि जिस वक्त इंडिया अपना फॉरेन रिलेशन को आगे परस्यू कर रहा था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उस वक्त इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या था, हालात क्या था? और ये पैराग्राफ इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सब्सटेंशिएट करता है। अब आता है नेहरूज रोल। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर Jawaharlal Nehru played a crucial role in setting up the national agenda. He was his own foreign minister, thus both as the prime minister and the foreign minister, he exercised profound influence in the formulation and implementation of foreign policy from 1946 to 64। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1946 से लेकर के 1964 तक इंडिया के मेन फॉरेन मिनिस्टर के रूप में यही थे। The three major objectives of Nehru's foreign policy were to preserve the hard-earned sovereignty, जो हम लोगों को बहुत मुश्किल से आजादी के बाद मिला, वो हमेशा सुरक्षित रहे, और उसको सुरक्षित रखने के चक्कर में, उतना रिसोर्स ना हो पाने के चक्कर में, जब चाइना के संग समझौता करने का बारी आया तो समझौता करके निकल गए और तिब्बत चाइना को दे दी।
ताकि हमारा सॉवरेनिटी खतरा में ना आ जाए, वरना हम लोग फिर चाइनीज रूल के अंडर में आ गए। ये बात सुनने में जितना सही लग रहा है, हकीकत में उतना ही गलत है। यदि हम लोग ठीक तरीके से लड़ाई लड़े होते, हमारे आर्मी का दिक्कत नहीं था, मिनिस्टर्स का दिक्कत। हमारा भारतीय सैनिक कभी भी दुश्मनों से लड़ने में पीछे नहीं रहा, इतिहास गवाह है इस बात। मगर मेन बात है कि सैनिक किसी दुश्मन से लड़ेगा, उसके लिए सैनिक के पास साधन होना चाहिए। हम लोगों के पास साधन का कमी था। क्यों कमी था? क्योंकि हम लोग फिनेंशियली बैकवर्ड थे। क्यों बैकवर्ड थे? क्योंकि पार्टीशन के वक्त बापू दिलेरी दिखा रहे थे, बापू खुलेआम पाकिस्तानियों को पैसा बांटते फिर रहे थे। वो पैसा यदि रखा गया होता तो काफी प्रोग्रेस हुआ होता। 1962 में हमारे हाथ से तिब्बत नहीं निकला होता। कोई भी बड़ा दुर्घटना होता है, बड़ा दुर्घटना का बात कर रहे हैं, तिब्बत निकलना हम लोगों के हाथ से वाकई में एक बहुत बड़ा दुर्घटना। ऐसे बड़े दुर्घटने के पीछे कोई एकाध कारण तो नहीं रहा, बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट्स होता है जो मर्ज होकर के एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। और वो बड़ा पॉइंट 1962 में दिखा, छोटा पॉइंट का शुरुआत 1945 से हो गया, 1945 से हो गया। The three major objectives of Nehru's foreign policy were to preserve the hard-earned sovereignty, protect territorial integrity, जिसमें वो फेल हो गए थे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं रहा था क्योंकि चाइना वाइना हम लोगों का बहुत सारा जगह को छीन लिया, एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में वो आगे सीन को बढ़ा रहे थे। नेहरू विश टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। क्यों? क्योंकि यदि नेहरू उस वक्त ओपनली अमेरिका का सपोर्ट ले लिए होते तो रशिया से प्रॉब्लम होता, और वैसे भी अमेरिका के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आप अमेरिका के सपोर्ट में जा रहे हैं, और यदि फ्यूचर में रशिया इंडिया के अगेंस्ट होता तो अमेरिका इंडिया का सपोर्ट करता, इस बात का कोई सियोरिटी ऑन पेपर नहीं था। सिमिलरली रशिया के लिए आप अपना ओपन प्यार का इजहार दिखाते तो अमेरिका फिर क्या करता, गुटबाजी करके बाकी सारे कंट्रीज के साथ आपको परेशान करता, जो किया भी था। वो तो रशिया जैसा हमसफर मिल गया, रशिया जैसा एक अच्छा दोस्त मिल गया जो कदम ब कदम हमारे साथ रहा। There were of course parties and groups in the country that believed that India should be more friendly with the bloc led by the US because that bloc claimed to be pro democracy। इसीलिए यूएस के साथ होना चाहिए था इंडिया को, मगर यूएस रिलायबल नहीं था। यूएस के ऊपर जो लोग भरोसा किया, इतिहास गवाह है, जो जो कंट्री यूएस के ऊपर भरोसा किया, यूएस सबके साथ दगाबाजी किया। वैसे ही हम लोगों की जिंदगी में भी कुछ कुछ यूएस होते हैं, हर कोई की जिंदगी में कुछ कुछ यूएस है जिनके ऊपर हम लोग आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। एक कार्टून के चक्कर में हम लोग भी कार्टून बन रहे हैं। एक दिन यूएस अपना रूप दिखाएगा और आप कोलोनाइज्ड हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस और इतिहास से बहुत कुछ सीखने मिलता है, बस बात यह है उसको अपने निजी जिंदगी से जोड़ करके देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि सच क्या है। Among those who thought on this line were leaders like Dr. Ambedkar. Some political parties which were opposed to communism also wanted India to follow a pro-US foreign policy. This included the Bharatiya Janasangh and later the स्वतंत्र पार्टी। ऐसा क्यों? क्यों इतने बड़े बड़े इंटेलेक्ट लोग अमेरिका के संग रिश्ता को सुधारने में या रिश्ता को अच्छा बनाने के फेवर में थे? इसका एक कारण है। उस वक्त यदि बात किया जाए कि फर्स्ट कौन था, एक रेस चल रहा था, रेस में यूएसएसआर यहाँ था, अमेरिका यहाँ था, तो ऑब्वियस सा बात है कोई भी यूएसएसआर के संग नहीं आना चाहेगा और जो आगे रहता है उसी के संग जाना चाहेगा। कहावत भी है, उगता हुआ सूरज को दुनिया सलाम करता है, बट ये भी ध्यान रखा जाए सूरज जब अस्त होता है तभी उगता है, और अस्त होता हुआ सूरज का भी बहुत वैल्यू है। रशिया प्रूफ किया था 1994-3 के आसपास जब यूएसएसआर अस्त हुआ, फिर रशिया उदय हुआ, और उसके बाद आज देखिए। बट नेहरू possessed considerable leeway
in formulating foreign policy. Now, distance from the two camps, the foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment. ध्यान रखिएगा, ये जो non-alignment मॉडल लेके चल रहे थे, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि पीसफुल वर्ल्ड चाहिए था. By reducing Cold War tensions and by contributing human resources to the UN peacekeeping operations. You might ask why India did not join either of the two camps. या मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है. During the Cold War era, India wanted to keep away from the military alliance led by US and Soviet Union against each other. As you read in the book Contemporary World Politics, during the Cold War, the US-led North Atlantic Treaty Organization and the Soviet-led Warsaw Pact came into existence. India advocated, मतलब supported non-alignment as the ideal foreign policy approach. This was a difficult balancing act, and sometimes the balance did not appear perfect, क्योंकि रशिया उम्मीद कर रहा था इंडिया से कि इंडिया ओपनली उसका साइड लेगा. इन 1956, मार्क कर लीजिएगा, ये इंसिडेंट को आप लोगों को शो करना होगा, आप लोगों को वहां बताना होगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था. In 1956, when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against this neo-colonial invasion. But in the same year, when the USSR invaded Hungary, India did not join its public condemnation. और ये अपने आप में एक बात को प्रूफ कर रहा है कि इंडिया का नॉन अलाइनमेंट के नाम पे कहीं ना कहीं रशिया के लिए झुकाव था. जी. Despite such a situation, by and large, India did take an independent stand on various international issues and could get aid and assistance from members of both the blocs. While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, Pakistan joined the US. देखिए क्या होता है ना, जल्दबाजी में, बहुत दिन पहले पार्ट 1 में आप लोग हम क्या बोल रहे थे, जल्दबाजी में आप आकर के किसी को ज्वाइन कर लिए. और दूसरे लोग होते हैं जो लोग शांति शांति धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं. उन लोगों को इंस्टेंट डेवलपमेंट नहीं चाहिए होता है. कुछ दिन पहले कुछ लोगों को मैंने समझाया, आप जो भी अपना करियर लेकर के चल रहे हैं, उसमें आप जो काम कर रहे हैं, आपको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन इसलिए लगता है कि आप उस लाइन पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है. नहीं होता है, क्योंकि आप लोग एकदम बेसिक चीजें भी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग जो भी प्रोफेशनल कोर्स या जो भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आफ्टर 12 उसके लिए 4 साल 5 साल लगते ही. अभी तो आप लोग 12 में हैं, तो कहाँ से आपको अभी जर्नलिस्ट का या एलएलबी का या डॉक्टर का या इंजीनियर का डिग्री मिल पाएगी? सफर लंबा है, संघर्ष लंबा है, तब कामयाबी मिलता है. इस बात को अपने जहन में बांध कर रखें. पाकिस्तान को तुरंत कामयाबी चाहिए था. नायाब पॉलिसी फॉलो कर रहा था वो लोग, इसीलिए आज देखिए भिखारी वाले स्तर पर खड़ा. ऐसे में बहुत टॉक्सिक वो लोग होते हैं जो अपना कैरियर का कोई ऑब्जेक्टिव सोच कर रखते हैं, उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को छोड़ छाड़ करके कार्टूनगिरी लाइन में अपने आप को ऐड कर लेते हैं, और उनको लगता है कि बीइंग अ कार्टून वो बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं. सच्चाई कुछ और होता है. जब उनका अंतरात्मा उनसे बात करे तो उनको समझ में आएगा कि वो कार्टून है. वही हाल पाकिस्तान के साथ आज हो रहा हो. पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान का आवाम जब अपना फॉरेन पॉलिसी 1976 1972 का पढ़ रहा होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग 1972 से ही कार्टून हैं. उससे पहले लतखोर थे, क्योंकि 1971 में बुरी तरह लात खा के कुचल दिए गए. While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, Pakistan joined the US-led military alliances. The US was not happy about the India's independent initiatives and the policy of non-alignment. Therefore, there was a considerable. आप लोग भी कभी-कभी देखे होंगे ना, मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त, उसका झगड़ा किसी और से हुआ है. आपका कोई दोस्त, उसका झगड़ा किसी और से हुआ है, और आप उस झगड़ा जिससे हुआ है उससे यदि बात करेंगे तो आपको दोस्त आकर बोलेगा, तुम उससे क्यों बात कर रहा है, या तो तुम मेरा दोस्त रहो या तो उसका दोस्त रहो. देखिए ये सब बचकाना हरकत
बड़े होने के बाद, बड़े मतलब 10 पार करने के बाद इंसानों से उम्मीद नहीं किया। फिर 10 के बाद कोई इंसान करे या अमेरिका जैसा कंट्री करे, या तो 10 के बाद कोई इंसान करे या तो अमेरिका जैसा कोई कंट्री करे, इमेच्योरिटी का डेफिनेशन या फिर उसका एग्जाम्पल में आते हैं, काउंट किया। You have studied in the last chapter the strategy of planned economic development adopted by India. This policy emphasized import substitution. The emphasis on developing a resource base also meant that export-oriented growth was limited. The development strategy limited India's economic interaction with the outside world. अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग एफ्रो एशियन यूनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। हम जानबूझ करके दो दो टॉपिक का एक एक पार्ट बना रहे हैं ताकि चीजें क्लियर रहे, सारा हौच पौच एक साथ ना हो। नेक्स्ट सेशन का लिंक भेजते हैं, ज्वाइन करिए। एफ्रो एशियन यूनिटी आगे कंटिन्यू